नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाओं से निपटने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने और पुरुषों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग की गई थी। आपको बता दें कि भारत में आकस्मिक मौतों पर 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक कहा गया था कि उस साल देश भर में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की थी और आत्महत्या से मरे थे। उनमें से 81,063 विवाहित पुरुष थे, जबकि 28,680 विवाहित महिलाएं थी। आज के बदले हुए दौर में हमारे कानून थोड़े पिछड़े हुए हैं। हमारे देश में घरेलू हिंसा यानी जेंडर स्पेसिफिक है, यानी अगर पति के ऊपर पत्नी द्वारा प्रताड़ना हो और अगर पति पीड़ित हो तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। साथ में 498A का तो बहुत वृहद तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। छोटे से छोटा घरेलू विवाद हो आजकल थाने पहुंच जाता है और दहेज का झूठा केस दर्ज हो जाता है। एफआईआर में तो मदर, फादर, ब्रदर सभी के नाम डाल दिए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसों की डिमांड रखी जाती है। और लोकसभा चुनाव 2024 के मतगणना से ठीक एक दिन पहले सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन लखनऊ पहुंचे, जहां सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की और कई मुद्दों पर इस दौरान उनसे चर्चा भी की। और मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं। साथ में तस्वीरों में उनसे मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें हैं। आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, वो उनसे मिलने पहुंचे थे लखनऊ में और इस दौरान की ये तस्वीरें जहां पर शिष्टाचार भेंट उन्होंने की और उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। और एक पुस्तक भी भेंट करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं नजर आए। और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आईएएस दीपक कुमार और गृह एवं पुलिस महानिदेशक आईपीएस प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ इस दौरान कहा है, आपको सुनाते हैं। साथियों, आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रदेश में संपन्न हुए 80 लोकसभा क्षेत्रों के सामान्य और 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपनिर्वाचन की मतगणना कल दिनांक 4/6 को समय 8 बजे से प्रारंभ होगी। उक्त मतगणना के दृष्टिगत कुल 81 स्थानों पर मतगणना का कार्य संपादित होगा। कल सीईओ यूपी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग किया था और आज माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस को ब्रीफ किया है। सोशल मीडिया में तरह तरह की भ्रामक एवं गलत अफवाहें भी चल रही हैं। माननीय आयोग ने उनका निराकरण किया है अपने स्तर से। मैं उनमें से कुछ जो माननीय आयोग के निर्देश हैं, उनके कुछ संगत अंश आपसे शेयर करूंगा। समस्त मतगणना एवं सीलिंग की कार्रवाई सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। सूचना विभाग से एक अधिकारी मीडिया सेंटर के प्रभारी रहेंगे। आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूहों में मीडिया बंधुओं को मतगणना हॉल का भ्रमण भी कराया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर भारत निर्वाचन आयोग से जारी मीडिया पास धारक मीडिया बंधुओं को ही कैमरा
ले जाने की अनुमति होगी। मीडिया बंधुओं को मीडिया सेंटर पर मोबाइल प्रयोग की भी अनुमति रहेगी। प्रत्येक मतगणना स्थल पर पब्लिक कम्युनिकेशन कक्ष भी स्थापित किया जा रहा है, जहां पर प्रत्याशी व उनके एजेंट आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं तथा उनके फोन सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रत्येक मतगणना हॉल में एक ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें प्रत्याशी के नाम व राउंड वार परिणाम लिखा जाएगा ताकि सभी मतगणना एजेंट उसे देख सकें। मीडिया कर्मी और आमजन द्वारा results.eci.gov.in पर जाकर मतगणना के रुझान, ट्रेंड्स और मतगणना रिजल्ट्स जान सकते हैं। आज ईसीआई ने यह स्पष्ट किया है कि आरओ, एआरओ, प्रत्याशियों, मतगणना कर्मियों सभी के लिए एक ही हैंडबुक लागू है। जो इलेक्शन कमीशन ने जो निर्देश जारी किए हैं सभी पे वही लागू होते हैं। इस पे किसी भ्रम की गुंजाइश नहीं है। न ऐसे भ्रामक खबरों पे ध्यान दिया जाना चाहिए और ऐसे जो भ्रामक खबर फैला रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जिलों में जो व्यवस्था की गई है वो चाक चौबंद है। सभी जगह धारा 144 लागू है। सभी से अपील है कि केवल पासधारक ही मतगणना स्थल पर जाएं। अनावश्यक भीड़ लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शासन इसमें बहुत स्पष्ट है। जिलों को यह निर्देश बिल्कुल स्पष्टता से दिया गया है। किसी भी तरह के विजय जुलूस की अनुमति जिला प्रशासन नहीं देगा। कोई प्रत्याशी विजय जुलूस के लिए दुराग्रह न करें। आपने देखा है कि विगत 7 चरणों में चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे हैं। कोई भी हिंसक घटना नहीं हुई है। सभी से अपील है शासन की कि मतगणना को भी पूर्णतः शांतिपूर्ण रखें। मैं डीजीपी महोदय से अनुरोध करूंगा कि पुलिस व्यवस्था जो की गई है उसके संबंध में आपको ब्रीफ करें। धन्यवाद। साथियों, अभी जैसा कि गृह विभाग के एसीएस महोदय ने आपको सभी विस्तृत बातों से अवगत कराया। कुल 75 जनपदों में 81 जगहों पे मतगणना की व्यवस्था होनी है। कुछ ऐसे जनपद हैं जहां 2-2 काउंटिंग सेंटर हैं। उसको रखते हुए, उन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से ही फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। फोर्स का व्यवस्थापन त्रिस्तरीय है। जो इनर मोस्ट घेरा होगा वो जो केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदत्त की गई है उसके द्वारा किया जाएगा। मध्यम घेरा पीएसी के द्वारा लैस होगा तथा आउटर मोस्ट जो घेरा होगा वो स्थानीय पुलिस के द्वारा मैन किया जाएगा। जिस तरह की भौगोलिक स्थिति काउंटिंग स्थान की होगी उस हिसाब से सर्कुलर रूप में व्यवस्थाएं की जाएंगी। मतगणना स्थल पर केवल वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा वहां अधिकृत पास निर्गत किए जाएंगे। हमारे जो मीडिया के कर्मी हैं या जो उम्मीदवारों के को जितने व्यक्ति अनुमन्य हैं, इसके अलावा मतदान कर्मी भी जो हैं उनके बारे में जो सैंपल पासेज हैं वो निर्गत किए गए हैं। जो महिला कर्मी हैं मतगणना से संबंधित, प्रेस से संबंधित या जो कैंडिडेट के साथ अगर कोई महिला है तो सबकी फिस्टिंग की जाएगी। लेकिन महिलाओं के बारे में यह स्पष्ट निर्देश है कि महिलाओं की चेकिंग उनकी निजता का ध्यान रखते हुए क्लोज्ड इनक्लोजर में महिला कर्मियों के द्वारा ही किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में किसी भी पुरुष के द्वारा महिला कर्मी की चेकिंग नहीं की जाएगी।
साथ ही साथ इस दौरान यातायात में कोई बाधा न हो, इसके लिए पहले से ही यातायात प्रबंधन के निर्देश जनपद स्तर से निर्गत किए जाएंगे। जगह जगह पे हम लोगों ने कुछ QRT भी लगाए हैं, एंटी राइट इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं। CCTV कैमरा का जो आने जाने के रास्ते हैं वहां भी CCTV लगाई गई हैं। जनपद के अन्य स्थानों पे भी जो संवेदनशील हैं वहां हम अपनी 112 की जो गाड़ियां होंगी उसका व्यवस्थापन करेंगे। सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से इस तरह की अफवाह न फैले, इसके लिए हमारी लगातार सोशल मीडिया टीम काम कर रही है। जैसा कि ACS होम साहब ने बताया, कुछ लोगों ने ये अफवाह, तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि भारी संख्या में आप वहां पहुंचिए, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 7 चरणों के चुनाव यहाँ शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, हिंसा रहित तथा प्रलोभन मुक्त वातावरण में कराए गए हैं और इस बार कोई भी घटना चुनावी हिंसा से संबंधित नहीं हुई है। ये एक जो यहाँ के चुनाव में लगे प्रशासन और पुलिस की जो टीम है, ये उसकी प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी तरह की कोई घटना अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। ये उनकी निष्पक्षता का भी प्रमाण है। तो हमारी लगातार इसमें वो है, मॉनिटरिंग चल रही है। लगातार होम कंट्रोल और DGP मुख्यालय के द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। हीट वेव के संबंध में जो निर्देश शासन के हैं और पुलिस विभाग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उसके अनुसार मतगणना स्थल पर पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था कराई गई है, जिससे वहां किसी तरह वहां डॉक्टरों की टीम भी रहेगी ताकि अगर कोई आकस्मिक स्थिति होती है तो उसको हम लोग उससे निपटें। स्थानीय अभिसूचना इकाई भी हमारी एक्टिवेटेड है। हमारे पास इस तरह के पुख्ता प्रमाण हैं जिससे कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति वहां भारी संख्या में लोगों को पहुंचने की अपील कर रहे हैं। ऐसे किसी भी चीज से वो लोग विरत रहें, वरना कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है और कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था गड़बड़ करने का प्रयास करेगा उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और समय आने पे उसका उन व्यक्तियों के नाम भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पूरी मतगणना को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए SP और एडिशनल SP की अगर देखें तो 160 व्यक्ति लगे हैं केवल मतगणना के लिए और पुलिस उपाधीक्षक 476, निरीक्षक 2248, उप निरीक्षक 12883, मुख्य आरक्षी 20876, आरक्षी 50697, होमगार्ड 6149 तथा CAPF की 145 कंपनी तथा PSC की 102 कंपनी का व्यवस्थापन इस दौरान केवल मतगणना के लिए किया गया है। अन्य जो फोर्स है वो पूरे जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के मतगणना के पहले भी कुछ लोगों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की थी। उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई थी यह सभी को विदित है। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। मतगणना पूरी तरीके से माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप ही कराई जा रही है। प्रेक्षकगण मौके पे हर एक मतगणना स्थल पर स्वयं मौजूद रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव और मतगणना को लेकर के जरूरी जानकारियां साझा की। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। 75 जनपदों में कुल 81 मतगणना केंद्र हैं जहां ये मतगणना संपन्न होगी। 6 जनपद ऐसे हैं जहां दो मतगणना केंद्र हैं, बाकी सब में एक मतगणना केंद्र है। आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर, इन 6 जनपदों में दो जगह मतगणना होगी। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना तो एक मतगणना केंद्र पे ही हो जाएगी। 37 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी 2 मतगणना केंद्रों में होगी, जो 2 अन्य अलग अलग जनपदों में स्थित हैं। और 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी मतगणना 3 जनपदों में होगी। उनकी असेंबली सेगमेंट्स 3 जनपदों में फैली हुई हैं, तो 3 जगह उनकी मतगणना होगी। पोस्टल बैलेट की मतगणना जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके मुख्यालय पे होगी। उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो रिटर्निंग ऑफिसर, उनके मुख्यालय पे जो मतगणना केंद्र है वहां पोस्टल बैलेट्स की गणना होगी। यानी हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल एक मत। तो कुल हमारे 403 विधानसभा क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। सो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ARO जिम्मेवार रखे गए हैं जो सेपरेट हॉल में उसकी मतगणना करेंगे, उस असेंबली सेगमेंट की, उस विधानसभा क्षेत्र की। और उसके बाद एक लोकसभा में 5 या 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, उनका टोटल उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की टोटल जो मतगणना संपन्न 1 राउंड्स में जाके इसकी मतगणना संपन्न होगी। मतगणना पे सतत दृष्टि रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सामान्य प्रेक्षकों के अलावा भी अतिरिक्त प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। वैसे हमारे यहाँ 80 लोकसभा क्षेत्र हैं तो 80 सामान्य प्रेक्षक हैं, लेकिन ये निर्णय लिया गया कि एक प्रेक्षक अधिक से अधिक 3 विधानसभा क्षेत्रों को ही देखे, यानी 3 हॉल में उसको आना जाना हो। इसके दृष्टिगत अतिरिक्त प्रेक्षक नियुक्त किए गए और इस समय उत्तर प्रदेश में 179 प्रेक्षक हैं जो काउंटिंग पे नजर रखेंगे। 15 प्रेक्षकों को एक विधानसभा क्षेत्र दिया गया है। 104 प्रेक्षकों को 2 विधानसभा क्षेत्र आवंटित हैं और 60 प्रेक्षक ऐसे हैं जिनको 3 विधानसभा क्षेत्र आवंटित किए गए। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 80 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और उनके साथ 1581 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर AROs तैनात किए गए हैं। 403 AROs तो विधानसभा वार पहले से ही उनके साथ तैनात थे। 1178 अतिरिक्त AROs तैनात किए गए हैं और इसका कारण है कि जो बड़ी संख्या में जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं उनकी गणना होती है और एक टेबल पे अधिक से अधिक 500 पोस्टल बैलेट्स की गणना की जाए। इस हिसाब से जो 5 विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग हॉल होंगे एक लोकसभा में, 5 या 6, उसके अलावा एक अन्य हॉल तय किया गया जिसमें पोस्टल बैलेट्स की गणना होगी। और उदाहरण के लिए अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में 4000 पोस्टल बैलेट हैं तो 500 के हिसाब से 8 प्री काउंटिंग प्रोसीजर इसको बोलते हैं, वो भी इस प्रकार से किया गया कि एक टेबल पे 200 से अधिक पोस्टल बैलेट सर्विस वोटर वाले ना रहे और उस हिसाब से जो अलग टेबल लगेंगे, 10 टेबल पे एक ARO प्री काउंटिंग के लिए लगेगा और पैरेलल पोस्टल बैलेट्स, यानी जो पोस्टल बैलेट्स सर्विस वोटर्स के हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट, उनकी तो स्कैनिंग चलेगी 8 बजे से, इस हिसाब से कि प्रत्येक टेबल पे 200 इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट हो। और उसके साथ ही साथ पैरेलली जितने पोस्टल बैलेट हमारे कर्मचारियों ने जो वोट डाले वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में, वो, और जो एब्सेंटी वोटर्स हैं जिनको घरों में जाके वोट डलवाए गए, जिसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले हमारे मतदाता और एसेंशियल सर्विसेज में
जो लगे हुए मतदाता, जिनको एब्सेंटी वोटर्स कहा जाता है, इनके पोस्टल बैलेट ऑलरेडी पड़ चुके हैं, उनकी संख्या फिक्स है, उनका पोस्टल बैलेट गिना जाएगा और पैरेलली जो सर्विस वोटर्स के आए हैं उनको प्री काउंटिंग यानी स्कैनिंग की जाएगी। इसके अलावा हमारे 4 विधानसभा क्षेत्रों में बायपोल भी हुआ है। इनकी मतगणना के लिए 4 रिटर्निंग ऑफिसर हैं और 26 इनके साथ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो पैरेलल इनकी मतगणना कराएंगे लोकसभा क्षेत्रों के अलावा। यानी लखनऊ लोकसभा में अगर लखनऊ ईस्ट है तो लखनऊ ईस्ट का जो काउंटिंग है लोकसभा की वो अलग हॉल में होगी और उसमें जो बाईपोल में विधानसभा के लिए होगा वो अलग हॉल में होगी। दोनों में अलग अलग अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता, उनके इलेक्शन एजेंट्स मतगणना प्रारंभ होने के दिनांक से 3 पूर्व सायं 5 बजे तक काउंटिंग एजेंट बनाने हेतु प्रारूप 18 पर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। यानी 4 तारीख को हमारी काउंटिंग है तो कल सायं थी, 1 की सायं 5 बजे तक लोगों ने अपने एप्लीकेशन दे दिए। मतगणना एजेंट्स कौन हो सकता है, इसके बारे में कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है। वो सभी कैंडिडेट्स को तो क्लियर किया गया है, इसमें कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति बनाया जा सकता है। कुछ को बार है, जैसे केंद्र राज्य सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य, सांसद, विधायक, मेयर, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्ष, इनको काउंटिंग एजेंट बनाने पर प्रतिबंध है। केंद्र अथवा राज्य सरकार से सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को भी काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर प्रतिबंध है। ग्राम प्रधान, सरपंच, पंचायत सदस्य और सभासद, इनको बनाया जा सकता है, इन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। यहां तक कि अप्रवासी भारतीय को भी, नॉन रेजिडेंट इंडियन को भी काउंटिंग एजेंट बनाया जा सकता है। ये जो मैं बता रहा था, ईटीपीबीएस की प्री स्कैनिंग या प्री काउंटिंग होगी और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में 871 टेबल पे स्कैनिंग का काम होगा। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रवार अलग अलग संख्या तय की गई है इस मानक से कि एक टेबल पे 200 से ज्यादा स्कैनिंग ना करनी पड़े, जिससे समय से वो कार्रवाई पूरी हो जाए। इसी तरह पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए 794 टेबल्स पे गणना होगी। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि काफी बार चैनल्स पे सुबह, और ये भ्रांति काफी लोगों को रहती है कि पोस्टल बैलेट की मतगणना सबसे पहले शुरू होती है। ये तो सही है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 5 अगर विधानसभाएं हैं तो जहां आरओ बैठते हैं वहां मशीन की गणना, ईवीएम की गणना पोस्टल बैलेट की गणना से आधे घंटे बाद शुरू होती है। बाकी क्षेत्रों में जहां पोस्टल बैलेट नहीं है वहां 8 बजे से ही ईवीएम की गणना शुरू हो जाती है। पोस्टल बैलेट की गणना तो 8 बजे शुरू होती है, लेकिन सबसे पहला स्टेप उसमें वैलिड और इनवैलिड एक एक पोस्टल बैलेट को चेक करके किया जाता है। उसमें भी काफी समय लग जाता है, तो लगभग 1.5-2 घंटे वैलिड इनवैलिड में लग जाता है अगर ठीक ठाक एवरेज भी पोस्टल बैलेट्स हो। तो इसलिए जो सुबह सुबह रुझान आते हैं 8:30, 8:45, 9, काफी लोग इसको बताते हैं कि पोस्टल बैलेट्स की गणना के रुझान आए हैं। तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो रुझान मशीनों के ही आते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गणना तो मैंने बताई कि 12 बजे से लेके 2 बजे तक चलेगा, तब पता लगता है किसी पीसी में कि पोस्टल बैलेट्स का रिजल्ट क्या आया। हालांकि शुरू प्रारंभ 8 बजे से ही हो जाती है। मतगणना स्थल की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि पे होगी, जहां लोकल पुलिस तैनात होगी। दूसरे लेवल की, और इस 100 मीटर के बाद इसको नो पेडेस्ट्रियन जोन कहा जाता है। यानी कोई भी व्हीकल, कोई भी वाहन 100 मीटर की परिधि के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बाहर ही रोक दिया जाएगा, उसके बाद चल के जाना होगा। दूसरा जो स्तर की सुरक्षा है मतगणना स्थल के गेट पे रहती है, और आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूह में मीडिया के साथियों को कुछ समय के लिए मतगणना हॉल के अंदर का भ्रमण कराया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर भारत निर्वाचन आयोग से जारी मीडिया पास धारक मीडिया के साथी ही जा सकते हैं, और एक कैमरा जो बिना स्टैंड का, इसको ले जाने की अनुमति होगी।
और वहां आरओ जिस स्थल तक मार्क कर देंगे वहां तक जो अधिकारी इस काम के लिए डिप्यूट किए गए हैं वो मीडिया के साथियों को ले जाएंगे। मीडिया के साथियों को मीडिया के सेंटर पर, जहां मीडिया सेंटर है वहां पे मोबाइल प्रयोग किए जाने की अनुमति रहेगी। इसलिए जब फ्रिस्किंग होगा बीच वाले पेरीमीटर पे, तो वहां ये निर्देश है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे, जिससे जो मोबाइल फोन्स हैं इनको सुरक्षित रख के। तो अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।